नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। कोरोना कांड का चौथा अध्याय भी अब खत्म होने को है। महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि पांचवां अध्याय शुरू होने जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में अब चीजें सामान्य की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। अभी कहीं भी सामान्य हो रही है ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर जगहों में तैयारी चल रही है। कहीं जहां ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, वहां ऐसा हो रहा है। जो रेड जोन वाले इलाके हैं वहां और कड़ाई की बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में वो सवाल बार-बार खड़ा हो रहा है कि इस वक़्त जीवन और आजीविका यानी लाइफ और लाइवलीहुड को एक साथ कैसे चलाया जाए? कहा जा रहा है कोरोना के साथ जीना सीख लिया जाए। कोरोना के साथ कैसे जीना सीखा जा सकता है? कोरोना के साथ और कोरोना के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे होने जा रही है? इस पर बात करेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह करूँगा। आपको पता है कि आलोक अड्डा आजकल सत्यहिंदी.com पर भी आता है और सत्यहिंदी.com एक मुहिम है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की। इस मुहिम को आपके सहयोग और समर्थन की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप सहयोग दे सकते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार जाएं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वन आलोक जोशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आज की बातचीत है, इसके लिंक्स आप अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को बहुत सा ज्ञान हासिल होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने आज के मेहमान। आलोक अड्डा पर हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको फाइनेंस भी मालूम है, जिनको एचआर भी मालूम है और जो अपने कमेंट्स करते हैं तो उनको पॉलिटिक्स भी बहुत ध्यान से सुनती है। मोहनदास पई साहब हैं आलोक अड्डा पर हमारे आज के मेहमान। और मोहनदास पई साहब को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, आज भी बहुत साल हो गए हैं उसके बावजूद। इन्फोसिस के सीएफओ थे और उसके बाद आपने खुद इन्फोसिस में एचआर की जिम्मेदारी ले ली थी। तो आप समझिए फाइनेंस, एचआर और पूरी कॉर्पोरेट और बिजनेस, और इसके बाद मणिपाल ग्लोबल के चेयरमैन हैं जो एजुकेशन की का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ में आजकल आरएन कैपिटल के चेयरमैन हैं। इसका अर्थ है स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने का, स्टार्टअप्स पे नजर रखने का भी काम आपके पास है। मोहनदास पई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर और बहुत शुक्रिया आपने वक्त शुक्रिया। निकाला। मैं आज की परिस्थिति में जब हम किसी से भी समझदार इंसान से, खास तौर पे थॉट लीडर से बात कर रहे हैं तो एक ही सवाल है। ये जिस दशा से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कोरोना का संकट आ गया है, ये कैसा दिख रहा है? कितने वक्त में उम्मीद है कि हम इससे उबर पाएंगे? कोई उम्मीद दिख रही है? देखिए देखिए सारे विश्व के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है। ऐसी स्थिति पिछले 100 साल में हमने देखा नहीं है, क्योंकि 100 साल में 2 वर्ल्ड वार्स हुए। पहले वर्ल्ड वार में 2 करोड़ लोग मारे गए। दूसरे वर्ल्ड वार में 6 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन इस कोविड पर विश्व की सबसे ज्यादा नंबर देशों को असर हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल स्थिति है। और मुश्किल ये भी है, मुश्किल ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग मर गए हैं। मुश्किल ये है कि इसका सुझाव किसी को पता नहीं है। अगर इसका सुझाव होना है तो वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन अभी तक नहीं। अभी 1 साल होगा, 6 महीना होगा, सब लोग बोल रहे हैं। उसके लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है, कोई दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लोग सब कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, दूर से लोगों से दूर रहना है। अगर लोगों से दूर रहना है तो घर में भी लोगों से दूर रहना है। जब आप सड़क पर जाते हो उधर भी रहना है। आप कोई होटल कैफे में जाते हो उधर भी दूर रहना है। और आप कॉलेज जाते हो तो मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, हाथ लेकर हाथ जाते जाते हैं। और गाड़ी में 4 लोग 5 लोग जाते हैं, ऑटो में 3 लोग 4 लोग जाते हैं। अभी सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो इन्फेक्शन होने की स्थिति बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत गंभीर स्थिति है। और ये गंभीर स्थिति से सारे विश्व की जीडीपी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो इसका कब कम होगा, कब ये सब ठीक होगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन एक विषय है कि हम कोविड से हमको जीना चाहिए। कोविड से जीना चाहिए।
कोई हमको उपाय ढूंढना है कि हम जीकर आगे इकोनॉमी ओपन करें और इन्फेक्शन भी कम रेट करे, तो ये बहुत मुश्किल स्थिति है। जी, आपने दो बातें कही। अब पहले मैं पहला सवाल पूछ लूं। जीडीपी का जिक्र आपने किया, दुनिया की जीडीपी पर असर हुआ है। आपको भारत की जीडीपी पर कितना असर दिख रहा है? देखिए, पहले मैं विश्व की जीडीपी पर बात करूंगा और भारत के बाद बात करूंगा, क्योंकि हमको समझना है कि विश्व जीडीपी पर ही बहुत असर है। पहले क्वार्टर में जनवरी फरवरी यूएस में जीडीपी नेगेटिव हुआ है 3.6%, यूरोप में करीब 3.64%, चाइना में 6.2%, जापान में करीब 3.7%। और ये क्वार्टर है अप्रैल में जून, जब सारे विश्व में लॉकडाउन था। अभी भी लॉकडाउन है सारे दुनिया में। इसका अभी कहते हैं कि 10-15-20% जीडीपी गिर जाएगा। तो ये साल पहले आईएमएफ ने कहा था कि विश्व की जीडीपी $82 ट्रिलियन है और वो करीब 2.5-3% आगे बढ़ेगा। अभी आईएमएफ कह रहे हैं कि 2.5% कम होगा, नेगेटिव होगा 82 से। मेरा कहना है कि कैलेंडर ईयर में करीब 8% से 10% कम होगा। देखिए, जो 82 ट्रिलियन 8 से 10% कम हो जाएगा इस कैलेंडर ईयर में, आप 10%, क्योंकि ये क्वार्टर में कुछ तो ग्रोथ नहीं है, बहुत नेगेटिव होगा। अगले क्वार्टर जब होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, कितना लोग काम करेंगे पता नहीं है। आप देखिए, अमेरिका में करीब 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड बने 1929 ग्रेट डिप्रेशन में। अब जब देखते हो, यूके में करीब 80 लाख लोग अनएम्प्लॉयड है, जापान में भी है, चाइना में भी बहुत है, भारत में भी है। तो स्थिति बहुत गंभीर है और इस स्थिति नॉर्मल होने के लिए जीडीपी पर 2-3 साल लगेगा, क्योंकि ये साल कैलेंडर ईयर 8% 10% कम हो तो अगले साल करीब वहां से 2-3% आगे होगा, उसके बाद में 2-3%, 2-3 साल लगेगा। यूके में लोग कहते हैं कि ये साल जीडीपी 15% गिरेगा, अगले साल 14% आगे जाएगा। तो पता नहीं, किसी को पता नहीं है। और भारत में जब पहले बजट हुई थी, बजट के पहले लोग कहते थे कि 6% आगे जाएगा, 4% इन्फ्लेशन है, 10% जाएगा ग्रोथ। भारत का जीडीपी था 205 लाख करोड़, 2.92 ट्रिलियन, 205 लाख करोड़। अब ये 10%, 6% और इन्फ्लेशन 4% मीन्स माने तो 20 लाख करोड़ जीडीपी आगे बढ़ता था। अभी लोग कहते हैं कि 2.5% नेगेटिव होगा और लोग भी कहते हैं कि 5% नेगेटिव होगा। 5% नेगेटिव होगा जो पिछले जीडीपी था। ये क्यों है? क्योंकि अभी अप्रैल में जून में कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है। अप्रैल में ये पर्सनल गाड़ी भी सेल नहीं हुई। पता नहीं है कि ये महीना मई में क्या होगा। सरकार का रेवेन्यू भी बहुत डाउन है, जीएसटी फिगर्स आया नहीं है और जून में जो कुछ होगा पता नहीं है। अगले क्वार्टर में भी करीब होगा 20-30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 30%। तो सारे साल में सबका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा तो 50% होगा। 50% होगा तो पिछले साल का जो प्रोडक्शन था वो भी नहीं होगा। लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़े हैं, क्योंकि रिकॉर्ड क्रॉप है। अगर मानसून अच्छा हो तो एग्रीकल्चर जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में 15% है। अगर 4% का ग्रोथ हो, जीडीपी को 0.6% मिलेगा। इंडस्ट्री 25% है, वहां करीब 10% 15% डीग्रोथ होगा। सर्विसेज 60% है और सर्विसेज में सरकारी सेक्टर छोड़ के सारे सेक्टर, एविएशन चले गया, टूरिज्म चले गया, हॉस्पिटल चले गया, रिटेल चले गया, सब कुछ चले गया। ठीक है ना? अभी ये एक क्वार्टर आगे उसमें भी तो पिछले साल से भी कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव होगा। लेकिन भारत को ये काम करना है, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान से, कि लोगों को डीबीटी दे, जो गरीब है उनको देना है, कि किसी को भूख से नहीं रहना है। और दूसरी बात है कि ऐसे सबके लिए अगर क्रेडिट फ्लोस चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के पास क्या पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद में देखेंगे कि क्या और भी कुछ सपोर्ट चाहिए। उसका तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अभी बैंकों को पैसा भी है। मैं समझता हूँ कि ये साल
अगर जून जुलाई अगस्त से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, तो अगले साल पॉजिटिव ग्रोथ होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्च नहीं करेंगे तो अगले साल भी अच्छा नहीं होगा, ये मेरा कहना है। तो अभी जो आया है 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसको कह रहे हैं उसमें, और बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, पहले तो आपकी नजर में क्या ये पैकेज है 20 लाख करोड़ का, या ये इसमें विंडो ड्रेसिंग ज्यादा है? जो लोग कह रहे हैं कि इसमें तमाम ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट निकाली है, वो कोई 0.7% से 1.4% ऑफ जीडीपी तक कह रहा है, जिसको गवर्नमेंट 10% से ऊपर बता रही है। तो क्या ये पैकेज वास्तव में पैकेज है, या ये सिर्फ लोगों को खुश कर दिया गया है? सब लोग कह रहे हैं कि 0.7% से 1% तक फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा ये पैकेज से। माने कि सरकार की खर्च है 0% ऑफ जीडीपी टू 1% ऑफ जीडीपी। माने कि 1,50,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ का सरकार का खर्च है, लेकिन 20 लाख में 3 लाख का क्रेडिट गारंटी है एमएसएमईज पर, एग्रीकल्चर के 3 लाख 4 करोड़ है, आरबीआई ने करीब 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी पंप किया है। ये सभी पैसा है और बैंक से पैसा इंडस्ट्री को जाना है, कर्ज से लाना है, उससे लिक्विडिटी बदल जाएगा। जब कभी आप देखते हो कि अमेरिका ने $2.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया है, और $2.5 ट्रिलियन में ये स्टिमुलस माने तो लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी का भी स्टिमुलस है, क्योंकि लिक्विडिटी से इंडस्ट्री को पैसा मिलना, अभी बैंक ने पैसा नहीं दिया है, लेकिन हमारे वित्त मंत्री हर हफ्ते एक मीटिंग, सबको देना, पैसा आना है, एक कर्ज है लेकिन ग्रांट नहीं है। और यूके में भी देखिए 365 बिलियन पाउंड्स का पैकेज है, उसमें $300 बिलियन लोन गारंटी है। तो मैं कहता हूं कि पैकेज सच है, और फिस्कल एरिया पर इंपैक्ट होगा 0.7% टू 1.5%। और हमको ये पता चलना है कि सरकार के पास आगे और खर्च करने के लिए ताकत रहना है। अभी सब कुछ कर दिया तो आगे 2-3 महीने के बाद अगर और कुछ करना है तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा। अभी देखिए सरकार का बोरोइंग बजट में था 7 लाख करोड़, अभी वो कह रहे हैं कि 12 लाख करोड़ का बोरोइंग होगा। बोरोइंग ज्यादा हो गया है, बोरोइंग ज्यादा क्योंकि टैक्स कलेक्शन चले गया है। टैक्स कलेक्शन भारत सरकार का करीब टैक्स कलेक्शन था 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से कलेक्शन होगा 14-15 लाख करोड़, उससे कम भी हो जाएगा, लेकिन लोगों के पास धंधा नहीं है, कैसा टैक्स भरे? तो बहुत मुश्किल स्थिति है। मैं समझता हूं कि पैकेज है, अच्छा है, और आगे देखना पड़ेगा कि और क्या करना है। और सरकार के पास ड्राई पाउडर माने कि ताकत होना है कि आगे भी कुछ कर सके। अभी सब कुछ दे दिया, लोग सबको डीबीटी दे दो, सबको पैसा दे दो। अगर सब कुछ दे दिया 2-3 महीने में, बाद में क्या करेंगे? सरकार के पास पैसा नहीं होगा ना, तो सरकार भी अनलिमिटेड अमाउंट खर्च नहीं ले सकता है। लेकिन अभी जो लोग, जिन लोगों को देने की बात हो रही है, कहा गया कि दे दिया, जैसे एक तो बहुत गरीब लोगों को जिनको खाने को नहीं है, उनको कुछ पैसा डायरेक्ट दिया गया है, कुछ गैस कनेक्शन दिए, गैस सिलेंडर दिए गए हैं, लेकिन आपको लगता है सबको मिल गया है? जैसे मिडिल क्लास को बहुत तकलीफ है कि ऐसा लगता है उसको कुछ नहीं मिला है। मिडिल क्लास को कुछ मिला, सच है। इसलिए हमने लिखा है कि मिडिल क्लास को दो चीज चाहिए। पहला, कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अबॉलिश करना है। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास माने मिडिल क्लास सेविंग कहां जाते हैं? एसआईपी में। करीब 3 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली ने एसआईपी में डाला है, पैसा डाला है। पिछले साल में 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, 1 लाख करोड़। अभी स्टॉक मार्केट में 45 लाख करोड़ का डिक्लाइन हो गया, 45 लाख वेल्थ चले गया। मोहनदास पई से ये बातचीत अभी जारी है, लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म करना पड़ेगा, इसलिए आपको इस बातचीत का अगला हिस्सा सुनने के लिए देखना पड़ेगा अगला वीडियो कुछ देर के बाद। तब तक जो वक्त है उसका फायदा उठाइए, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है मेरे यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी पर, तो वो दबा दीजिए, और कुछ ही देर में अगला हिस्सा आपके सामने होगा। शिकायत आपकी तरफ से रहती है कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस बातचीत को टुकड़ों में बांट दिया है। पई से ये बातचीत आपको कैसी लगी बताना मत भूलिए, साथ में आप कमेंट्स करेंगे कमेंट बॉक्स में, वहां लिखें। कोई सवाल आपके मन में आ रहे हो जो आप उनसे पूछना चाहते हैं
तो वो भी लिखें। अगली बार मुलाकात होगी तो हम वो सवाल उनके साथ सामने रख देंगे, उठाएंगे, उनसे उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। साथ में घंटी भी बजा देंगे तो अच्छा रहेगा कि आपको खबर मिल जाएगी कि नया वीडियो कब आया या मैं लाइव कब आ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। घर से बाहर अगर जरूरी न हो तो मत निकलिए। और किसी की मदद करने का कोई मौका आपके हाथ में आ रहा है तो उसको हाथ से जाने न दें। इस मुसीबत के वक्त पे आपकी थोड़ी सी मदद किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।